वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 के सेक्शन 26 को डिटेल में समझेंगे। ये बीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये हियरसे रूल का एक मेजर एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। जुडिशरी, लॉ स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि सेक्शन 26 किस सिचुएशन में अप्लाई होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है, क्लॉज ए से क्लॉज एच तक के प्रोविजन, इजी इलस्ट्रेशंस के साथ। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 26 बताता है कि नॉर्मली कोर्ट सिर्फ उसी पर्सन की एविडेंस एक्सेप्ट करती है जो कोर्ट में आकर ओथ लीगल क्रॉस एग्जामिनेशन फेस कर सके। लेकिन अगर कोई पर्सन मर चुका है, मिल नहीं रहा है, एविडेंस देने के लायक नहीं रहा या उसको कोर्ट में लाना अनरीजनेबल डिले या फिर एक्सपेंस क्रिएट करे तो जनरली उसके स्टेटमेंट्स हियर से माने जाते हैं। सेक्शन 26 जनरल रूल का एक्सेप्शन है। इस सेक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट्स में रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। बात करते हैं क्लॉज ए के बारे में, जो कि बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने डेथ का कॉज या अपनी डेथ तक पहुंचने वाले ट्रांजैक्शन के सर्कमस्टांसेस के बारे में स्टेटमेंट देता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉज ऑफ डेथ स्टेटमेंट डायरेक्टली डेथ के रीजन के बारे में हो, जैसे कि मुझे रवि ने नाइफ से अटैक किया। सेकेंड है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि सिर्फ एक्चुअल अटैक ही नहीं, अटैक से पहले और बाद के रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कल रवि मुझे कॉन्टिन्यूसली थ्रेटन कर रहा था, ये भी रेलेवेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि डेथ का इशू होना चाहिए, केस में उस पर्सन की डेथ ही डिस्प्यूट का सब्जेक्ट होनी चाहिए। फोर्थ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, ये बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि पर्सन को लगे कि अब वो मरने वाला है, चाहे उसने नॉर्मल कंडीशन में स्टेटमेंट दिया हो, अगर बाद में उसकी डेथ उसी ट्रांजैक्शन से हो जाती है स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये सिर्फ क्रिमिनल केस में नहीं, जिस प्रोसीडिंग में डेथ का कॉज इशू है वहां अप्लाई हो सकता है। इसको भी एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में इंजर्ड पर्सन बोलता है कि मुझे मोहन ने गोली मारी थी, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, ये डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज बी के बारे में, जो कि बताता है स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर स्टेटमेंट बिजनेस या प्रोफेशनल ड्यूटी के नॉर्मल कोर्स में बनाया गया है तो वो रेलेवेंट है। इसमें इंक्लूड होते हैं बिजनेस रिकॉर्ड्स, जैसे कि शॉप का लेजर, अकाउंट बुक, इनवॉइस रजिस्टर। देन प्रोफेशनल ड्यूटी में जैसे कि डॉक्टर की रिपोर्ट, इंजीनियर का रजिस्टर, अकाउंटेंट की एंट्री, मनी रिसीव करने के एक्नॉलेजमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट जैसे कि चेक, बिल, इनवॉइस, शिपिंग डॉक्यूमेंट, ऑफिस लेटर की डेट। ठीक है, अब हम इसको भी एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, जैसे कि कैशियर रोज अकाउंट रजिस्टर मेंटेन करता था, बाद में उसकी डेथ हो गई तो रजिस्टर की एंट्रीज कोर्ट में रेलेवेंट होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज सी के बारे में, जो कि बात करता है स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट के बारे में। अगर स्टेटमेंट देने वाले के खुद के फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या उसको क्रिमिनल लायबिलिटी में डाल सकता हो तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है। जैसे कि ए बोलता है ये जमीन मेरी नहीं बी की है, बाद में ए मर जाता है तो स्टेटमेंट रेलेवेंट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बोलता है मैंने टैक्स फ्रॉड किया, बाद में डेथ हो गई, ये स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज डी के बारे में, जो कि बताता है ओपिनियन अबाउट पब्लिक राइट और कस्टम। अगर किसी पर्सन को पब्लिक राइट या कस्टम के बारे में स्पेशल नॉलेज थी और उसने डिस्प्यूट शुरू होने से पहले स्टेटमेंट दिया तो वो रेलेवेंट है। जैसे कि विलेज के सबसे बुजुर्ग पर्सन ने बोला कि इस रोड पर पब्लिक का राइट ऑफ वे है, बाद में डिस्प्यूट हुआ तो स्टेटमेंट रेलेवेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज ई के बारे में, जो कि बात करता है रिलेशनशिप बाय द ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। अगर किसी पर्सन को फैमिली रिलेशनशिप का स्पेशल नॉलेज था और उसने डिस्प्यूट शुरू होने से पहले स्टेटमेंट दिया तो वो रेलेवेंट है। जैसे कि ग्रैंड मदर बोलती है रोहन मेरा एडॉप्टेड ग्रैंडसन है, बाद में इनहेरिटेंस डिस्प्यूट होता है तो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। क्लॉज एफ बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज्ड पर्सन। इसका मतलब है कि अगर स्टेटमेंट डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप के बारे में हो और वो विल, डीड या फिर फैमिली पेडिग्री, टॉम्बस्टोन, फैमिली पोर्ट्रेट जैसे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो तो वो रेलेवेंट होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि स्टेटमेंट डिस्प्यूट शुरू होने से पहले का होना चाहिए। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, जैसे कि एक पुरानी फैमिली पेडिग्री में लिखा है ए और बी रियल ब्रदर्स थे, बाद में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो ये पेडिग्री रिलेवेंट एविडेंस होगी। क्लॉज जी बात करता है स्टेटमेंट इन डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट। मतलब कि अगर स्टेटमेंट किसी डीड, विल या डॉक्यूमेंट में हो और वो सेक्शन 11A वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो तो स्टेटमेंट रेलेवेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेल डीड में पुराने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का मेंशन है, स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकता है। क्लॉज एच के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बताता है स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स और इंप्रेशंस ऑफ सेवरल पर्संस। अगर बहुत सारे लोग किसी इंसिडेंट के बारे में अपने कॉमन फीलिंग्स या इंप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं और वो मैटर से रेलेवेंट है तो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। जैसे कि एक पब्लिक मीटिंग में लोग कॉन्टिन्यूसली बोल रहे थे ब्रिज डेंजरस है, बाद में ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया
तो ये कलेक्टिव इंप्रेशन रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।